हेलो। नमस्कार साथियों, मैं राजा बीरबल आपका फिर से बीएस क्लासेज में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने कहा था कि 1 तारीख से आपकी एलडीसी की क्लासेस शुरू होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हम फिजिक्स में, और फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर रहेगा आपका प्रकाश। आपने लिख रहा होगा कि सबसे पहला चैप्टर कौन सा रहेगा, आपका प्रकाश। तो आज से आपको मेरी नोट्स मिलेंगे आपको टाइपिंग किए हुए। तो सीधे क्वेश्चन प्रकाश की ओर चलते हैं हम। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जो वस्तुओं को क्या करती है, देखने योग्य बनाती है। तो पहला पॉइंट, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। जैसे मेरा चित्र आपकी तरफ आ रहा है, तो ये जो मेरे आसपास का लाइट है वो आपको इमेज आपकी तक पहुंचता आ रहा है। जैसे ये पेन मेरे को ब्लैक दिख रहा है, तो ये ब्लैक दिखने का कारण है कि ये लाइट है। यानी प्रकाश वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। जो भी आप आसपास किसी वस्तु को देखते हो, तो उसको देखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, तो वो प्रकाश की। यदि आप प्रकाश नहीं हो तो वस्तुओं को आप देख नहीं पाओगे। जैसे कि आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हो, तो आपको कोई भी दूसरी वस्तु नहीं दिखती है। तो क्या कह रहा है, प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या करती है, देखने योग्य बनाती है। फिर लिखा हुआ है प्रकाश ऊर्जा यानी ई बराबर एच म्यू। म्यू या होती है आवर्ती और एच है प्लांक नियतांक। क्या है? तो प्लांक नियतांक। तो इसका मान याद रखना प्लांक नियतांक का कि 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब देखो याद कैसा करना है, सुनिएगा। देखो इन दोनों को गुणा करो, 6 इंटू 6 कितना होता है, 36। 36 में से 2 घटाओ तो कितना आता है, 34। तो घात कितनी आएगी, 34। तो याद रखना प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो पहली लाइन हमने पढ़ी, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। दूसरी है कि प्रकाश ऊर्जा का फॉर्मूला ई बराबर एच न्यू। एच होता है यहाँ पर प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब देखो लिखा हुआ है म्यू बराबर सी अपॉन लेमडा यानी आवर्ती प्रकाश की चाल। अब देखो प्रकाश की चाल सी होती है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, सी। लेमडा होता है आपका तरंग दैर्ध्य, बी होता है तरंग दैर्ध्य। तो याद रखना म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। फिर लिखा हुआ कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार की है, ऑप्शन मिलेगा विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी आपकी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। तो याद रखना प्रकाश एक ऐसी तरंग है तो अनुप्रस्थ तरंग है जिनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लिखा हुआ है गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्यान रखना प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब प्रकाश किस में गति कर सकता है, निर्वात में। तो याद रखना प्रकाश किस में गति कर सकता है, निर्वात में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है। तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो निर्वात में क्या होती है, चाल। तो देखो माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो आपने आगे पढ़ोगे एक चैप्टर आएगा ध्वनि। ध्वनि में माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण करने के लिए, लेकिन प्रकाश में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सर्वाधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। किस में होती है भाई, निर्वात में। उसके बाद होती है गैस में, गैस के बाद होती है द्रव में, द्रव के बाद होती है ठोस में। तो पूछ ले सर्वाधिक चाल किस में होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद किस में होती है, तो ठोस में। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी पदार्थ देके। जैसे मान लो आपको पूछ ले क्वेश्चन कि प्रकाश निम्न में से प्रकाश की चाल किस में सर्वाधिक होगी। प्रकाश की चाल किस में सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक होगी। यह लिखा होगा निम्न में से है, निम्न में। तो ऑप्शन नंबर 1 दे दिया आपको CO2, ऑप्शन नंबर 2
बर्फ। ऑप्शन नंबर 3 दे दिया आपको जल। ऑप्शन नंबर 4 दे दिया आपको लोहा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, तो हमने क्या पढ़ा था, सर्वाधिक चाल होती है निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर वायु की गति क्या हो, नगण्य हो, यानी जहाँ पर कोई भी कण नहीं पाया जाता हो। निर्वात के बाद होती है गैस में। गैस के बाद हमने लिखा था द्रव में। किस में होती है, ध्रुव में। और उसके बाद हमने क्या लिखा था, ध्रुव के बाद ठोस। अब देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से कोई भी निर्वात नहीं दिख रहा है, तो निर्वात के बाद किस में आएगी, तो गैस में। तो यहाँ गैस कौन सी दिख रही है, CO2। तो कौन सी हो जाएगी, CO2। तो निम्न में से प्रकाश की चाल किस में सर्वाधिक होगी, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस में हो जाएगी, CO2। जहाँ पर आपको गैस दिखे, पहला आपको प्राइमरी उसको देनी है। यदि गैस आपके ऑप्शन में नहीं है, तीनों के तीनों ठोस दे रखे हैं, तो फिर उसके बाद में ठोस आएगा। गैस के बाद सॉरी ध्रुव, ध्रुव के बाद कौन सा आ जाएगा, ठोस। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है भाई, निर्वात में। और निर्वात में चाल किसने ज्ञात की थी, तो रोबर ने। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है, निर्वात में। किसने ज्ञात की थी, तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने। किसने ज्ञात की, रोमर नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी, तो 1676। सन भी याद रखना आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल कब ज्ञात की थी, तो याद रखना कब, 1676 में। अब निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर हो जाएगी आपके 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखो लिखा हुआ क्या आपके, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड लिखा हुआ। अब इसको किसमें बदलना आपको, किलोमीटर में। तो 3 × 10⁸ किलोमीटर में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ का दे दो भाग। ये हो जाएगा आपके किलोमीटर में, और क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो देखो 3⁸ में से 3 जाएगा, तो घात कितनी बचेगी, 5। तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। या तो आपको ये ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो इसको लिख दिया हमने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कथन में। कथन में पूछा जा सकता है कि कथन दे रखा आपको, प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है। निर्वात में होती है, ये दे रखा आपको पहला कथन। दूसरा कथन दे दिया, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन मिलेगा आपको एक, कथन फर्स्ट सही, 2 नंबर कथन सेकेंड सही, सी नंबर ऑप्शन दोनों सही, ऑप्शन नंबर 4 दोनों गलत। तो ध्यान रखना है, क्या कह रहा है, प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड दे रखा है, जबकि किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं होती। क्या होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में इकाई का भी ध्यान रखना है कि यहाँ किलोमीटर प्रति सेकेंड दे रखा है, तो घात 5 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति सेकेंड की 8 पावर दे रही है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या होगा, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा आगे। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बनाता, किसके अनुसार, न्यूटन के अनुसार। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति। क्या पढ़ते हैं अभी, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की
द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने दी थी? तो ली ब्रोगली ने। किसने दी थी? डी ब्रोगली ने। तो इसके अनुसार प्रकाश, अब देखो क्या लिखा, प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने दी थी? डी ब्रोगली ने। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी एक तो होता है कण, दूसरा होता है आपकी तरंग। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके अनुसार प्रकाश एक कण है, तो किसके अनुसार हो जाएगा? न्यूटन के अनुसार। न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक क्या है? कण है। और किसके अनुसार प्रकाश एक तरंग है? तो हाइजेनबर्ग के अनुसार। हाइजेनबर्ग के अनुसार प्रकाश एक क्या है? तरंग है। तो ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन देखो, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है? तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? तो कणों से मिलकर बना होता है। दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन तो बन सकता है आपका किसके अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है? तो न्यूटन उत्तर होगा आपका। क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूटन के अनुसार प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? तो कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर। प्रकाश एक क्या है? कण है। सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में? तो हर्ट्ज ने। किसने बताया था? हर्ट्ज ने। कब बताया था? 1903 में। क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश एक कण है, सर्वप्रथम ये किसने बताया था? तो फर्स्ट बार बताया था आपके हर्ट्ज ने, जो 1903 में बताया था। तो देखो फिर कह रहा है कण गुण को सिद्ध किसने किया था? तो आइंस्टीन ने। किसने किया था? तो आइंस्टीन ने। तो ध्यान रखना, कण गुण को किसने सिद्ध किया था? आइंस्टीन ने। कब किया? 1905 में। अब देखो आइंस्टीन ने दिया था एक सापेक्षता का सिद्धांत। क्या दिया था भाई? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत पूछ ले किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने। सापेक्षता सिद्धांत क्या कहता है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। क्या होता है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। अब पूछ ले आपको कि आइंस्टीन को नोबेल कब मिला, तो यदि आप कभी भी भूल जाते हो कि आइंस्टीन को नोबेल कब मिला, तो सीधा दिख रहा है, देखो ई क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला ई कितने पर आता है? 5 पर। एम कितने पर आ रहा है? 13 पर। और सी कितने पर आता है? 3। तो 13, 5, 18 और 3 कितने होते हैं? 21। इसका मतलब आइंस्टीन को नोबेल मिला था 1921 में। तो ये भी साथ में याद रखना कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। 1905 में तो इसने ये सिद्ध किया था कि कण गुण को सिद्ध किसने किया था? आइंस्टीन ने। कब किया? 1905 में। फिर ध्यान रखना, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। और सापेक्षता सिद्धांत क्या होता है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। और इनको आइंस्टीन को नोबेल कब मिला भाई? 1921 में। नोबेल मिला था इसको 1921 में। फिर देखो किस सिद्धांत पर, तो पूछ ले आपको कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है, दूसरा प्रकाश एक कण है, सर्वप्रथम किसने बताया था? तो हर्ट्ज ने। कण गुण को सिद्ध किसने किया था? तो आइंस्टीन ने। क्वेश्चन पूछ लेगा आइंस्टीन ने कण गुण को सिद्ध किस सिद्धांत के माध्यम से किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। किस सिद्धांत द्वारा? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा इसने सिद्ध किया था कि प्रकाश कण एक प्रकाश एक क्या है? कण है। क्या है? तो प्रकाश एक कण है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा किसने सिद्ध किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। अब देखो आपको ध्यान रखना कि प्रकाश की कौन सी घटना कण पर आधारित है और कौन सी घटना तरंग पर आधारित है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक कुछ नहीं, नॉर्मल है कि यदि शब्द के पीछे आपको क्या शब्द मिल जाए? प्रभाव शब्द। क्या मिल जाए भाई? प्रभाव शब्द मिल जाए, तो वो घटना किस पर आधारित होगी? प्रकाश के कण पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? तो प्रकाश के कण पर आधारित। पहला दे रखा आपको प्रकाश का विद्युत प्रभाव। फिर दे रखा रमन प्रभाव, जो किसने दिया था? रमन ने। किसने दिया था? रमन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। क्रॉम्पटन प्रभाव और फिर टिंडल प्रभाव दिया था जॉन टिंडल ने। किसने दिया था? जॉन टिंडल ने। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? तो कण प्रकृति पर। किस आधारित है? तो कण प्रकृति पर। क्वेश्चन पूछ लेगा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस प्रकृति पर आधारित है? तो कण पर। क्वेश्चन आएगा कण या फिर तरंग या फिर दोनों ऑप्शन, तो कौन से घटना पर आधारित हो जाएगा? कण पर। फिर देखो प्रकाश की एक तो थी कण प्रकृति और दूसरी थी तरंग प्रकृति। तो दूसरी की ओर चलते हैं हम, तरंग के बारे में। नेक्स्ट दे रखा है हाइजेन के अनुसार प्रकाश एक क्या है? तरंग है।
हाइजेन किसके अनुसार प्रकाश एक तरंग है? तो हाइजेनबर्ग के अनुसार प्रकाश एक क्या है? तरंग है। फिर आगे लिखा हुआ है कि देखो इस गुण की व्याख्या किसने की थी कि प्रकाश एक तरंग है? तो ये आएगा थॉमसन यंग ने। किसने की थी? तो थॉमसन यंग ने। तो ध्यान रखना भाई, प्रकाश एक तरंग है, इस गुण की व्याख्या किसने की थी? तो थॉमस यंग ने। और किसने बताया था कि प्रकाश एक तरंग है? तो वो हो जाएगा हाइजेनबर्ग के अनुसार। किसके अनुसार? हाइजेनबर्ग के अनुसार। फिर देखो किस सिद्धांत पर की थी थॉमसन यंग ने? तो व्यतिकरण सिद्धांत। पूछ ले व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस यंग ने। तो ध्यान रखना कि प्रकाश के गुण की व्याख्या कि प्रकाश एक तरंग है, इस गुण की व्याख्या किसने की थी? थॉमसन यंग ने। पूछ ले किस सिद्धांत से की थी? तो व्यतिकरण सिद्धांत इसने क्या की थी? व्याख्या की थी। अब देखो प्रकाश एक तरंग है, तो कौन सी घटना इस पर आधारित है? उसके लिए आपको याद रखना है कि नाम के पीछे या तो आपको क्या मिलेगा? न मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? न मिलेगा। तो या तो न आना चाहिए और या फिर क्या आना चाहिए? न आना चाहिए। लेकिन वो घटना किससे संबंधित होनी चाहिए? प्रकाश से। किससे संबंधित होनी चाहिए? प्रकाश से। यदि कोई घटना संबंधित है और उसके पीछे न या फिर क्या आ रहा है? न आ रहा है, तो वह किस पर आधारित हो जाएगी? आपके तरंग पर। सबसे पहला दे रखा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण। इस सब घटनाओं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। परावर्तन के बारे में, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, फिर देखो विवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है। इन सब घटनाओं के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे ध्रुवण क्या है, प्रकीर्णन क्या है, ये जो आटो के आटो लिखे हुए इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे लिखा प्रकाश से संबंधित जो भी सिद्धांत दे रखे हैं उसको आपको याद रखना है। पहला दे रखा है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। किसने दिया था? तो न्यूटन ने। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपके कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। फिर प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो हाइजेनबर्ग ने। किसने दिया था तरंग सिद्धांत? हाइजेनबर्ग ने। फिर पूछ लेगा कि प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेमाल्डी ने। याद रखना, प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेमाल्डी ने। फिर पूछ सकता है आपको प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने। और मैक्स प्लांक को नोबेल पूछ ले तो 1918। याद रखना भैया, मैक्स प्लांक को नोबेल कब मिला था? तो 1918। फिर पूछ ले प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने। किसने दिया था भाई? आइंस्टीन ने। तो ध्यान रखना प्रकाश का देखो पहला पढ़ दिया, कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने। विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेमाल्डी ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने। फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने। फिर देखो ध्रुव में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो फौकाल्ट ने। किसने दिया था? फौकाल्ट ने। ये ध्यान रखना थोड़ा कि यदि आपको पूछ ले ध्रुव में प्रकाश की चाल तरंग सिद्धांत, सिर्फ तरंग सिद्धांत तो आपको पता है किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने। लेकिन ध्रुव में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत पूछ ले तो वो किसने दिया था? आपके फौकाल्ट ने। किसने दिया था? तो फौकाल्ट ने। फिर प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रकार, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने। किसने दिया था भाई? मैक्सवेल ने। ये ध्यान रखना, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने। किसने दिया था? मैक्सवेल ने। ये थोड़ा नाम सही कर देते हैं हम, मैक्सवेल। मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने कौन सा दिया था? तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने। किसने दिया भाई? मैक्सवेल ने। आगे दे रखा है व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग ने। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर देखो अब देखो प्रकाश तीन प्रकार से, यदि वस्तुओं के आर पार जा रहा है, यानी प्रकाश आपके इस यहाँ से आया और पूर्णतः 100% आर पार हो गया, उससे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। वे वस्तुएं जो प्रकाश को आर पार जाने देती है, यानी पूर्णतः प्रकाश को आर पार जाने देती है, उससे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। लेकिन वे वस्तुएं जो प्रकाश का कुछ भाग तो अपने पास रखती है और कुछ भाग को आगे जाने देती है, उससे कहते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। और वे वस्तुएं जो प्रकाश को आर पार जाने नहीं देती है उन्हें कहते हैं ओपेक। क्या कहते हैं? तो ओपेक। तो ये तीनों नाम याद रखना। तो देखो सबसे पहले दे रखा आपको पारदर्शी। अब देखो ये सिर्फ पारदर्शी नहीं, आपको क्यों ऑप्शन में मिलेगा ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी से तो हर कोई समझ आएगा, इसका मतलब इससे पार पार प्रकाश जा सकता है। तो सबसे पहले दे रखा पारदर्शी जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी प्रकाश आर पार जाए। जैसे उदाहरण है शीशा।
शीशा का मतलब कौन सा? जो आपका कांच होता है, दर्पण वाला नहीं, कांच जिसकी एक तरफ पॉलिश नहीं की हुई हो, वो वाला शीशा। वो शीशा मत समझना जो आपके आवर सारणी में लेड वाला था, वो शीशा नहीं, ये कांच वाला शीशा है। कांच का मतलब जिसमें आर पार प्रकाश जा सकता है, जैसे गाड़ियों का कांच होता है जिसमें पूर्णतया प्रकाश किया जाता है आर पार। तो अर्ध पारदर्शी जिसे क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, जिसमें अंशतः प्रकाश किया जाए, आर पार होता हो उसे, जैसे सूती वस्त्र कपड़ा। कौन सा होता है? सूती वस्त्र का कपड़ा होता है कि नहीं होता है? उसमें क्या होता है? प्रकाश पूर्णतः आर पार नहीं जाता है। फिर आता है आपके अपारदर्शी यानी ओपेक, प्रकाश आर पार नहीं जाए, जैसे दीवार हो सकता है, कोई ठोस धातु ले लो, जैसे लोहे में से आर पार प्रकाश नहीं जाता है। तो ध्यान रखना कितने प्रकार के, भाई आपको तीन चीजें याद रखनी है, पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी और जो अर्ध पारदर्शी, तीनों। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट वे वस्तुएं जो पूर्णतया प्रकाश को आर पार जाने देती है। फिर आता है आपके ट्रांसलूसेंट, जो वस्तु को अंशतः, जो प्रकाश को अंशतः क्या जाने देती है? आर पार जाने देती है। और तीसरा आता है ओपेक, इस जिसे कहते हैं आप वस्तु, जो वे वस्तुएं जो प्रकाश को आर पार जाने नहीं देती, उसे क्या कहते हैं? ओपेक। अब शुरुआत करते हैं हम प्रकाश की परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन एक होता है आपके नियमित परावर्तन, जब वही प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। यानी यदि कोई प्रकाश किरण इधर से टकराकर इसी माध्यम में लौट जाती है, उसे तो कहते हैं परावर्तन। यदि उस माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाती है तो उसे कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो ये याद रखना कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे कहेंगे परावर्तन। यदि वो दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहेंगे? हम अपवर्तन, जो परावर्तन के बाद हम पढ़ेंगे। तो देखो, परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। क्या होता है भाई? एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा क्या होता है? अनियमित या फिर विसरित परावर्तन। अब देखो, नियमित परावर्तन का मतलब क्या ऐसा होता है, सुनो इधर। जैसे मान लो आपको ये समतल सतह दे रखी है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई, ये यहाँ चली गई। अब जो दूसरी प्रकाश किरण आएगी, इसके पूरे पथ को क्या करेगी? फॉलो करेगी, जैसे पहले वह जा रही थी उसके अनुसार। ये क्या होता है आपका? नियमित परावर्तन। क्या होता है भाई? नियमित परावर्तन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नियमित परावर्तन कहाँ से होता है? तो समतल सतह से। समतल सतह से। तो समतल सतह से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि समतल सतह से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? तो नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन किससे होता है? तो समतल सतह से। ये यदि आपकी सतह कैसी हो? खुरदरी हो, तो प्रकाश किरण आएगी और ऐसे जाएगी, ये गई। अब देखो, जो दूसरी प्रकाश आपतित किरण होगी, ये जो दूसरी आपतित किरण होगी उसके पथ को फॉलो नहीं करेगी, ये ऐसे आकर ऐसे वापस जा सकती है। तो जो उसको फॉलो नहीं कर रही है वो क्या हो जाएगी? आपका विसरित परावर्तन। कैसा हो जाएगा? विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन कहाँ से होता है भाई? आपके ध्यान रखना, खुरदरी सतह से। कहाँ से होता है? तो खुरदरी सतह से। खुरदरी सतह से क्या होता है? विसरित परावर्तन। तो यहाँ लिखा है देखो, एक नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। यहाँ देखो, ये प्रकाश किरण आ रही है और ये इसको पथ को फॉलो करते हुए जा रही है, दूसरी आ रही है फिर सेम का फॉलो पथ कर रही है, तो ये क्या हो गया? नियमित परावर्तन। कौन सा हो गया भाई? नियमित परावर्तन। जैसे देखो, यहाँ से ये प्रकाश किरण आई, ये फॉलो करती हुई गई, दूसरा सेम पथ को फॉलो करती है नियमित परावर्तन में, ये ध्यान रखना। तो इस परावर्तन को क्या कहते हैं हम? नियमित परावर्तन। दूसरा होता है अनियमित, जिसे कहते हैं विसरित परावर्तन। तो ये देखो, यहाँ से आई, ये पहले इस फॉलो पथ को गई, यहाँ से आई, अब ये सेम पथ को फॉलो नहीं कर रही है, तो सेम पथ को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके? अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन। तो देखो, यह लिखा हुआ है समतल सतह से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? तो नियमित परावर्तन। और खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को क्या कहता है? तो अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन। फिर आगे चलते हैं, प्रकाश की घटना में कौन कौन सी गुणों में चेंज आता है। अब देखो, प्रकाश के गुणों में एक होती है आपकी तीव्रता। क्या होती है? तीव्रता।
प्रकाश के गुणों में एक होती है तीव्रता, दूसरा एक आयाम। अब देखो तीव्रता और आयाम दोनों के बारे में आप समझना। जैसे आप प्रकाश के एक टॉर्च लेना और एक दीवार पर उसको डालना, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा जो थोड़ा क्या होगा, कम होगा। और वही टॉर्च आप लेकर एक दर्पण पर डालना, तो उसका रिफ्लेक्शन उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले आपकी तीव्रता क्या थी, कम थी, अब क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब प्रकाश के परावर्तन में कौन से गुण में चेंज आएगा, तो तीव्रता में। किस में आ जाएगा, तीव्रता में। तो इसमें चेंज आता है। और आयाम में क्या होगा, क्योंकि देखो आई समानुपाती होता है ए स्क्वायर, आई समानुपाती ए स्क्वायर, यानी तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ये ध्यान रखना, कौन से गुणों में चेंज आता है, तो तीव्रता और आयाम के गुणों में क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी सिर्फ कौन परिवर्तित होंगे, तो परावर्तन की घटना में दो चीजें चेंज होगी, एक तो तीव्रता और दूसरा आयाम। बाकी सारे गुण क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। जैसे देखो ये लिखा हुआ आपके नियमित परावर्तन, उसके बाद देखो तीव्रता और आयाम दोनों क्या हो रहे हैं भाई, चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, चेंज। तीव्रता किसके समानुपाती, आयाम के वर्ग के, किसके, आयाम के वर्ग के समानुपाती होते हैं। लेकिन वेग, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती और प्रकृति ये क्या रहते हैं, तो नो चेंज रहते हैं। क्या रहते हैं, नो चेंज। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि प्रकाश की कौन सी घटना जिस परावर्तन और अपवर्तन दोनों में क्या रहती है, चेंज। किसमें भाई, परावर्तन व अपवर्तन, अपवर्तन दोनों में नो चेंज रहती है, दोनों में परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। तो पूछ ले, परावर्तन और अपवर्तन दोनों की घटना में परिवर्तित नहीं होती है, तो वो कौन सी घटना हो जाएगी, आवर्ती। कौन सी हो जाएगी, आवर्ती। तो ये ध्यान रखना, प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटना में कौन सा गुण चेंज नहीं होता है, तो आवर्ती चेंज नहीं होती है। फिर हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। अब देखो परावर्तन के नियम को समझते हैं हम। मान लो ये कोई आपको समतल सतह दे रखी है, ये है अभिलंब, क्या है, नॉर्मल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अभिलंब। ये है अभिलंब, यहाँ पर कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ये प्रकाश किरण आपतित होगी, तो इस किरण को क्या कहोगे, आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ से ये वापस जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे हम, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो देखो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण आई, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है उसे कहते हैं कोण आर। क्या कहते हैं, कोण आर। तो ध्यान रखना, कोण आई और कोण आर दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। कोण आई बराबर कोण आ। फिर दूसरा क्या आपको नियम याद रखना है कि परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। किस में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो आज की क्लास आपकी यही पे रहेगी। जय हिंद। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अपने साथियों को भी बताएं कि यहाँ पर LBS क्लासेस आपके लिए निःशुल्क प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जो आपको पूरी LDC की साइंस की तैयारी करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।